नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम आपकी मुलाकात डॉक्टर निशांत खरे साहब से करवाने जा रहे हैं। निशांत खरे साहब इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जो सलाहकार समिति गठित की गई है, उसके भी सदस्य हैं। स्वागत है डॉक्टर खरे आपका हमारे इस कार्यक्रम जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। में। क्या डॉक्टर साहब अनलॉक 1 इसको किस रूप में देखते हैं? जी, तो अनलॉक 1 काफ़ी हद तक सुन लीजिए ऐसा मानेंगे, तो शायद एक ऐसी आवश्यकता थी जिसे कि नकारा नहीं जा सकता था। बहुत सारी स्थिति और परिस्थितियों के बीच में भी ये अनलॉक करना ज़रूरी था क्योंकि 2 माह से जो तैयारी होनी थी, जितनी हो सकती थी उतनी पूर्ण हो भी गई थी और पिछले 2 माह से इकोनॉमी, सोशल लाइफ सब कुछ स्टैंड स्टिल पर थी। ये भी कहीं न कहीं अब विश्व भर की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को ध्यान में आ गया है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ना तो इसका कोई ट्रीटमेंट आने वाला है, ना अपने आप ये वायरस गायब होने वाला है। इस दृष्टि से कहीं न कहीं इसके साथ जीने का अभ्यास, ये भी ज़रूरी है और उसी अभ्यास का एक हिस्सा ये अनलॉक 1.0 है। आपने कहा कि ना तो कोई इसका इमीडिएट कोई वैक्सीन आने वाला है, ना ये कोरोना जाने वाला है। इसी के साथ हमको जीने का अपना अंदाज बताना होगा। अब जब इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ चुकी है, मुझे लगता है कि आज अगर हम 2 दिनों का जो एनालिसिस करें, शहर में जो लोगों का मूवमेंट है, लोगों की थोड़ी-सी बेफ़िक्री भी लग रही है। आप भी शहर में घूमे होंगे तो आपको क्या एहसास हो रहा है? तो कल और आज दोनों दिन बहुत सारा हिस्सा शहर का यही देखने के लिए कि पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा है। मैं भी सड़कों पर था, अन्य भी लोग रहे होंगे। आप भी बाहर निकले आए, काम पर गए तो देखा होगा। और शायद सभी समझदार लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि जिस डर, जिस भय की इतनी चिंता हो रही थी, चर्चा हो रही थी और जो कहा जा रहा था कि इस भय के कारण अब लोगों में पर्याप्त जागरूकता आ गई है, कहीं न कहीं और मैं आगाह करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए वो जागरूकता की कुछ कमी दिखी है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ बेसिक जो अपन 2 चीज़ों, 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन तो दिखता नहीं है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो दूर से आप देखकर बता सकते हैं कि प्रयोग में लाई जा रही हैं कि नहीं लाई जा रही हैं। बहुत सारे हिस्से में उस चीज़ का प्रयोग जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं था। शॉप्स पर भी कुछ भीड़ थी। शॉप्स के बाहर खड़े आने वाले लोगों में भी कुछ बेफ़िक्री सी नज़र आ रही थी। बार-बार मैं फिर यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमने थोड़ा फ़िक्रमंद रहना है, इतनी बेफ़िक्री ऐसा ना हो कि हमको वापस उसी परेशानी में डाल दे जिससे हम इतनी मुश्किल से निकले। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इन दोनों चीज़ों को मैं भी जब ऑफ़िस के लिए निकला तो ऑब्ज़र्व कर रहा था। मास्क को लेकर मैं कह सकता हूँ कि मास्क को लेकर 95% लोगों ने मास्क पहने हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव है, चाहे वो दुकानों पर हो, चाहे सड़कों पर चलने में हो और चाहे ग्रुप में खड़े होकर बात करने को लेकर। तो निश्चित तौर पर अगर ये खतरा है जिससे बार-बार हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम जब इन सब चीज़ों का अगर अभाव होगा और इसके प्रति जागरूकता नहीं होगी, तो परिणाम भयानक होंगे। मैं फिर वापस आपका थोड़ा-सा आंकड़ों के माध्यम से और जनता का भी इस पर ध्यान कराना चाहूँगा। हम अभी भी रिपोर्ट देखेंगे तो 50, 60, 70, 80, 90 मरीज रोज के पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो जो दर है, वो जो दर थी वो बरकरार है। हमारी उसमें उपलब्धि सबसे बड़ी यही है कि वो बढ़कर एकदम ऐसा नहीं होगा कि 300-400 रोज आने लगे। जी, जी। लेकिन जितना कोरोना का संक्रमण था, उतना कोरोना का संक्रमण अगर हमने ये मान लिया है कि 1 जून से चूंकि प्रशासन का आदेश आया कि आप दुकानें खोल सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, जो भी उसमें एक बाउंड्री क्रिएट की गई उसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नदारद हो चुका है। वो जितना 31 मई को था, उतना ही 1 जून को है। इसलिए 31 मई से 1 जून में एकमात्र जो परिवर्तन है वो ये है कि रूल्स रिलैक्स कर दिए गए हैं, लेकिन 31 मई से 1 जून में हमारी व्यक्तिगत सावधानियों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर। अगर हम आपका एक्सपर्टाइज़ जो मेडिकल फील्ड का है और सरकार की समिति में है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी में है, तो अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट देखें, तो आप किस रूप में देखते हैं? जिस जो जो 2 दिन का अनलॉक फेज़ 1 है, इसमें जो आपने लोगों का मूवमेंट देखा है, तो इससे क्या लगता है आपको? देखिए, जो अनलॉकिंग का प्लान है, इस अनलॉकिंग के प्लान के आदेश, वो 27 पन्ने का आदेश था, शायद हम सभी ने गौर से पढ़ा होगा। आपने तो पढ़ा ही होगा जी, पत्रकार होने के नाते भी। उस आदेश में एक पन्ना हमारा बहुतों का ध्यान इस पे रहा होगा कि क्या खुला और क्या बंद हुआ, पर एक पूरा पन्ना उन वैज्ञानिक आधार पर है जिसके सहारे हमने ये अनलॉक प्लान लाया है। मुख्य रूप से मैं फिर दर्शकों को स्पष्ट करूं कि 4 प्रमुख चीजें हैं जो अपने अनलॉक प्लान की सफलता या असफलता को असेस करने के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। अपने पास जितने बेड
अस्पतालों में कोरोना के लिए चिन्हित कर रखे हैं उनकी बेड की ऑक्यूपेंसी कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आईसीयू के बेड चिन्हित कर रखे हैं उन आईसीयू के बेड की ऑक्यूपेंसी कितनी है। नंबर 3, केस टू कांटेक्ट रेशो, मतलब अगर एक मरीज मुझे पॉजिटिव मिला तो उस मरीज का क्लोज कांटेक्ट कितना मिलता है। मुझे उस मरीज के कारण 12 टेस्ट करने पड़ते हैं कि 14 करने पड़ते हैं कि 20 करने पड़ते हैं कि 50 करने पड़ते हैं। तो ये केस टू कांटेक्ट रेशो कितना है। इंदौर एक समय लगभग 14 तक आ गया था, हर मरीज पे 14 टेस्ट करने पड़ते थे, अब उसको घटाकर अपन 7 तक लाने में सफल हुए हैं। और चौथा एक प्रमुख पार्ट जो है वो परसेंटेज पॉजिटिविटी है। अगर 100 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे समाज में से उठाकर तो कितने पॉजिटिव आए। 8% से नीचे अगर ये बना रहेगा तो अपन खोलने की प्रक्रिया जो है वह जारी रखेंगे। इसलिए मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि इसको खोलने का एक वैज्ञानिक आधार है। अगर ये वैज्ञानिक आधार हाथ से फिसलते या बिगड़ते नजर आएंगे तो अनलॉक लॉकडाउन में भी बदल सकता है, और अगर ये आधार बिल्कुल फेवरेबल बने रहे तो अनलॉक 1.0 2.0 में भी बदलेगा, आगे भी जाएगा। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। इस अनलॉक प्लान को सफल बनाने में आदेशों से ज्यादा जनता की खुद की सक्रिय भूमिका और संयम का ही उपयोग होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो वैज्ञानिक आधार 4 आपने बताए हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाने की जरूरत है। और जैसा आपकी जो मीटिंग्स और जो सब होती है उससे जो आंकड़े निकल कर आते हैं, उसमें नंबर ऑफ बेड्स का भी काफी अरेंजमेंट किया हुआ और बढ़ाया गया है। नंबर ऑफ बेड्स डे 1 से बढ़ाए गए हैं, अभी भी बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। सुनील जी, दो चीजें अपनी समझने की है कि जब हम बेड्स का आवंटन करते हैं या कर रहे हैं तो हमको यह ध्यान रखना है कि कोरोना का संक्रमण फैलने के कारण बाकी बीमारियां गायब नहीं हो गई हैं। तो बेड्स के आवंटन में आपको यह भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अभी भी लोगों को हार्ट अटैक आएगा, अभी भी डायलिसिस वाले मरीज को डायलिसिस लगेगी, कैंसर वाले मरीज को कीमोथेरेपी लगेगी। महीने 2 महीने से इलेक्टिव सर्जरी रुकी थी, वो शुरू हुई हैं, तो उनको भी उनकी दवाइयां लगेंगी। डायबिटीज वाले की शुगर बढ़ेगी, बीपी वाले का बीपी बढ़ेगा, इनके लिए भी पलंग चाहिए। अगर एक मोटा मोटा अंदाज करेंगे तो शहर में अगर आज की तारीख में 100 मरीज होंगे तो 100 में से कोरोना के मरीज 5 या 6 ही होंगे। 93-94 मरीज जो है वो कोरोना के नहीं होंगे। तो बेड के आवंटन में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी चीजों के लिए समुचित मात्रा में बेड है कि नहीं। लेकिन अभी हम अगर होम आइसोलेशन में ला लेंगे, अगर हम क्वारंटाइन सेंटर्स छोड़ दें, क्वारंटाइन सेंटर्स छोड़ भी दें, होम आइसोलेशन के जो ट्रीटमेंट है वो भी छोड़ दें, तो कोविड केयर सेंटर्स जो कि कम सिम्टम वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जाता है, और डेजिग्नेटेड कोविड बेड्स जो हैं कि मतलब कोविड के मरीज जो हाँ हम रखकर ट्रीट करेंगे, इस सब का करेंगे तो अपने पास लगभग 6,000 के आसपास की बेड कैपेसिटी सब मिलाकर होता है, जिसमें से कि 3,500 से 4,000 तो प्रॉपर हॉस्पिटल बेड्स हैं। आज की तारीख में, ये कल का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, कल की तारीख में एक्टिव कोरोना मरीज जो हैं वो करीब 1,300 के आसपास हैं। 2,300 के ऊपर मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं अब इंदौर में। तो 1,300 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से भी काफी भी होम आइसोलेट होकर रह सकते हैं। होम ट्रीटमेंट भी उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट है, होम आइसोलेट होकर भी कर सकते हैं। तो बिना होम आइसोलेशन के भी 5-6 हजार बेड की कैपेसिटी है। तो एक जो आईसीएमआर ने इंगित करा था और कुछ वर्ल्ड की रिपोर्ट्स ऐसा कह रही थी कि इंदौर में केसेस का आंकड़ा बढ़कर अगर बहुत फैलता है तो 13-13.5 हजार तक भी जा सकता है, उसकी पर्याप्त तैयारी वर्तमान व्यवस्थाओं में उपलब्ध है। पर अगर तैयारी पर्याप्त है भी तो हमने ऐसा क्यों करना कि उस सारी तैयारी का उपयोग करना है। कोरोना कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कि उसकी व्यवस्थाओं का उपयोग करें। आपने कहा कि 13-13.5 बेड्स के हिसाब से हमने पेशेंट्स के हिसाब से, संभावित पेशेंट्स के हिसाब से व्यवस्था की। तो इन 13.5 में नॉर्मल बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो डायलिसिस के हों, चाहे वो बाईपास सर्जरी के हों, अटैक के हों, वो सब अलग रखे हुए हैं? वो अलग हैं, उनकी गिनती इन पलंग में नहीं आती है। और ये फिर दर्शकों को जानने की भी जरूरत है, इंदौर में जो भी हेल्थ मैनेजमेंट रहा, जब केंद्र से भी एप्रिसिएशन अब मिलना शुरू हुआ, वो इसी चीज को लेकर हुआ कि शुरुआत में थोड़ी समस्याएं भले ही रही हों, लेकिन हम रेड, येलो और ग्रीन करके 3 प्रकार के अस्पताल पहले दिन से अलग कर चल रहे थे। आपने मुंबई में सुना होगा कि वोखाड और जसलोक में पूरे फ्लोर, और हॉस्पिटल जसलोक जितना बड़ा अस्पताल के काफी फ्लोर्स बंद हुए क्योंकि स्टाफ 150-200 इन्फेक्टेड थे। गंगाराम के भी साथ ये समस्या हुई, ये इंदौर में नहीं हुई। इंदौर में अभी तक भी एमवाई जो कि हमारे संभाग का, और ये मैं फिर दोहराऊंगा, एमवाई को अगर कोरोना के लिए कर दिया जाए तो संभाग की लाइफलाइन है, अकेले जिला नहीं, संभाग की लाइफलाइन है एमवाई। एमवाई जैसा अस्पताल भी अभी तक ग्रीन बना हुआ है। तो बाकी मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। कोविड डेडिकेटेड बेड्स जो हैं या कोविड को रखकर ट्रीट करने वाला, इंक्लूडिंग कोविड केयर सेंटर्स अगर हम जोड़ लेंगे उसमें, कोविड केयर सेंटर अस्पताल जैसा अरेंजमेंट नहीं होता, वो थोड़ा सा एक लो ग्रेड अरेंजमेंट होता है,
तो 5-6 हजार के आसपास बहुत आसानी से बेड कैपेसिटी है, जो पर्याप्त है आने वाले समय के लिए। क्या लगता है आपको, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा आने वाला है, जिसकी संभावना 15 जून और 30 जून के बीच अभी भी झूल रही है, उसके चालू होने की का कोई प्लान है शुरुआत? देखिए, इसका ठीक उचित उत्तर जो है वो तो शायद एमवाई का प्रशासन आपको दे पाएगा, क्योंकि उसमें सिविल वर्क और बाकी वर्क कैसा क्या चल रहा है। हम उम्मीद पर बात कर सकते हैं। उम्मीद तो यह है कि 15 जून के आसपास तक, जैसा कि फीडबैक आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, कम से कम उसका कुछ हिस्सा अपने उपयोग के लिए शुरू हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर भी ये बात स्पष्ट है कि एक्चुअली इंदौर के लिए वो एक बहुत बड़ी सौगात भी होगी जब वो सुपर स्पेशलिटी के रूप में चालू होगा। वो तो ईश्वर का कहर है, या कई बार शायद प्रकृति ने हमको चेताया होगा कि अभी हम इस कोरोना के विषय में फंसे हुए हैं, अभी इससे निकलने के लिए उन व्यवस्थाओं का उपयोग जरूर करेंगे। एग्जैक्ट डेट का आंकड़ा तो शायद एमवाई का प्रशासन ही बेहतर बता पाएगा। डॉक्टर साहब, अभी जैसा सरकार की अलग-अलग आईसीएमआर की उनकी गाइडलाइंस आती रहती है, कई बार ये बताया जाता है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, और कई बार ऐसा देखने में आया है कि पेशेंट को घर पर ही होम आइसोलेट करने के बाद सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, अब इसको मैं बहुत बहुत सरल गणित आपको समझाऊंगा, है ना। अगर 100 मरीज कोरोना के हैं, तो वो 100 मरीज में से 80 मरीज जो हैं वो एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक होंगे। एसिम्टोमेटिक मरीज को तो पता ही नहीं लगता। हम में से भी न जाने कितने अभी का एंटीबॉडी टेस्ट कराएं तो पॉजिटिव निकले, मतलब संक्रमित होकर ठीक होकर इम्यून भी हो चुके हैं, प्रतिरोधक क्षमता भी आ गई है। कुछ प्रतिशत मरीज माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं। ये माइल्डली सिम्टोमेटिक मरीज जो हैं, होम आइसोलेशन पर सिर्फ ऑब्जर्व कर ट्रीट किए जा सकते हैं। 100 में से 20 ही मरीज होते हैं जिनको कि अस्पताल की जरूरत पड़ती है। एक मोटा अंदाज बता रहा हूं, ये संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर 20 मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी 20%। इन 20 मरीज में से 5% मरीज को शायद ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इसी में से लगभग लगभग 2 मरीज के आसपास जो हैं वो मृत्यु का शिकार भी होंगे। तो होम आइसोलेशन माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मन बनाकर रखता है, अस्पताल के सेटिंग में नहीं रहना पड़ता, वायरल लोड से नहीं घिरता, आसपास बहुत सारे वायरस की चीजें नहीं होती। होम आइसोलेशन को लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन स्पष्ट हैं। आपके पास एक अकेला कमरा होना चाहिए, उस कमरे के अंदर बाथरूम अटैच होना चाहिए। आपके घर में एक ऐसा केयर टेकर उपलब्ध होना चाहिए जो कि आपकी केयर लेने के लिए अपने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे। और आप खुद इतने समझदार होना चाहिए कि अपने सिम्टम्स को ट्रैक कर सकें, अपना टेम्परेचर वगैरह नाप कर जिस ऐप को आपको डाउनलोड कराया जाता है उस ऐप पे अपलोड कर सकें। होम आइसोलेशन में भी प्रत्येक होम आइसोलेटेड पेशेंट का ऐप के माध्यम से जो चिकित्सीय टीम है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है, और यही होम आइसोलेशन के प्रिंसिपल हैं। जैसे जैसे एसिम्टोमेटिक केसेस की रफ्तार बढ़ेगी, होम आइसोलेशन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, और ये अच्छा है हमारे लिए भी और हमारे शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। मैं देख रहा था कि स्क्रीनिंग की जो बात करें, अगर शहर में जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे ऐसा याद आता है 4 से 5 बार स्क्रीनिंग की टीम दौरा कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि शहर में सभी दूर ऐसे ही हालात हैं, और सभी दूर स्क्रीनिंग अच्छी हो रही है, उसके सकारात्मक परिणाम भी निकल कर आ रहे हैं। कई बार लोग डरते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब वो टीम स्क्रीनिंग के लिए जाती है, टेस्ट के लिए जाती है, तो वहाँ पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे, और पेशेंट खुद निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस कब तक जारी रहने वाला है, और इसके आपके आंकड़ों में कितने अच्छे परिणाम निकले? देखिए, हम सब ने वो कहानियां सुनी, शायद सच भी रही हों। अब ये तो परीक्षण होगा तो पता चलेगा कि जब मरीज कब्रिस्तान में दफनाए गए, जिनकी की शायद जानकारी भी नहीं थी, विभिन्न अखबारों में भी ये चीजें रिपोर्ट हुई, पता नहीं कितना सही कितना गलत। लेकिन जो चीज पर अधिकृत रूप से बात कर सकते हैं वो ये है कि शुरू के समय में इंदौर की जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु की दर है, वो आवश्यकता से कहीं ज्यादा अधिक थी। डॉक्टर जो उस समय सीधा ट्रीट कर रहे थे अस्पतालों में, वो ये बताते थे कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के अंदर मरीज आकर और मृत्यु हो जाती थी उसकी। कारण क्या था? तो जब उसका ऑडिट करना शुरू करा तो पता चला कि कारण यह है कि इनका लेट प्रेजेंटेशन है। ये चूंकि लेट आ रहे हैं, और अब ये दुनिया भर में स्थापित सत्य है कि कोरोना का मरीज अगर जल्दी पहुंचता है और आप जल्दी उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट कर पाते हो, सिम्टोमेटिक पेशेंट की, एसिम्टोमेटिक की तो बात ही नहीं है, सिम्टोमेटिक पेशेंट जल्दी पहुंचेगा और अगर ट्रीटमेंट जल्दी इनिशिएट होता है तो फिर उसमें रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत अधिक होते हैं। जितना लेट वो करता जाता है, मतलब निमोनिया के कारण जो फेफड़े या लंग हैं वो जितनी ज्यादा खराब होती जाती हैं, तो फिर हम एक समय ऐसा आ जाता है कि कुछ मदद नहीं कर पाते। सर्वेलेंस ने जो सबसे ज्यादा और स्क्रीनिंग ने जो सबसे ज्यादा हमको काम दिया है वो इसी में दिया है
13-14 की जो मृत्यु दर थी वो अब घटकर 3%, 3.5% पे आ गई है। और तो और अगर हम हफ्ते वाइज ट्रैकिंग करना शुरू करें, एक एक हफ्ते में, भारत की मृत्यु दर जो है वो 2.86% है। इंदौर की अभी भी उससे ओवरऑल मृत्यु दर ज्यादा है। लेकिन पिछले 3 और 4 हफ्ते का अगर हम ट्रैक करें तो आप पाएंगे कि इंदौर की जो मृत्यु दर है वो 1.8 के आसपास है। क्योंकि पहले इतनी ज्यादा थी इसलिए हमारा टोटल अभी भी 3.5% है। तो स्क्रीनिंग सर्वेलेंस का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि हम मरीज तक जल्दी पहुंचते हैं, सिम्टोमेटिक मरीज और दूसरा एट रिस्क मरीज। अभी भले ही एसिम्टोमेटिक है लेकिन कोरोना पॉजिटिव है और डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कैंसर का मरीज है या किडनी का मरीज है तो वो यूं ही हाई रिस्क हो जाता है। इनको हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट होता है। दो फायदे होते हैं, एक तो वो आइसोलेट हो जाते हैं तो दूसरों में संक्रमण कम फैलता है, दूसरा उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है तो मृत्यु की दर घट जाती है। इसलिए स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस जब तक कोरोना व्याप्त है तब तक उसका तरीका बदल सकता है, मात्रा बदल सकती है, फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, पर जब तक कोरोना व्याप्त है और जब तक कोरोना का कोई रामबाण ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तब तक स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस ही हमारा सबसे बड़ा टूल है। ये बात स्पष्ट है। आपने कहा 1300 के लगभग पेशेंट इस समय अंडर ट्रीटमेंट है कोरोना के, 2000 के लगभग छुट्टी हो चुकी है शायद, आपने जो बताया थे आपने उसके आसपास 2300 के आसपास। 2300 के आसपास। तो इन 1300 पेशेंटों में से गंभीर कितने हैं और उनकी संभावनाएं क्या है? देखिए 1300 पेशेंट में से अभी मैं आपको परसों का जैसे बताता हूँ, परसों का कल का भी डेटा आना बाकी है। परसों वेंटिलेटर पे जिनको किसी भी प्रकार के वेंटिलेशन की जरूरत थी उनकी संख्या थी मात्र 5 पूरे इंदौर में। तो जो अति गंभीर मरीज हैं, ये प्रश्न अच्छा है, ये फिर वही चीज है कि आपने स्क्रीनिंग करके जल्दी लाएंगे तो लोगों के वेंटिलेटर तक पहुंचने की जो रास्ता है वो बंद होने लगेगा। आप जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे तो पहुंचेंगे नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि जो मृत्यु की आंकड़े हैं वो अब दिन में 1-2-3 से ज्यादा नहीं आते हैं। परसों भी यही स्थिति थी कि 5 मरीज वेंटिलेटर पर थे कुल। ऐसे मरीज जिनको कि शायद ऑक्सीजन का भी सपोर्ट लग रहा होगा या किसी प्रकार का एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वो करीब करीब मानकर चलें कि इन 1300 में से मोटा मोटा अंदाज जो है वो करीब 20% का है। 270 के आसपास मरीज थे जिनको कि कुछ एग्रेसिव ट्रीटमेंट लग रहा था, लेकिन वेंटिलेटर वगैरह लगने की संख्या मात्र 5 थी 1300 में से। अच्छी बात है, बड़ी खबर यही है, अगर हम बात करें चर्चा का सार यही है कि मात्र 5 पेशेंट इस समय वेंटिलेटर पर हैं। बाकी 1300 के लगभग जो पेशेंट हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है उसमें से 5 पेशेंट का वेंटिलेशन होना निश्चित तौर पर आंकड़ों के हिसाब से भी, शहर के हिसाब से भी बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, आपने कहा कि होम आइसोलेशन भी एक अच्छा टूल है जिसकी सहायता से मदद मिल सकती है हॉस्पिटल में। ट्रीटमेंट के लिए लोग कम पहुंचेंगे, कम बहुत सारी चीजों की इन्फेक्शन और बहुत सारे और भी ऐसे कारण हैं, अगर वो घर पर आइसोलेट होकर काम करेंगे तो अच्छा है। आमतौर पर एक पॉजिटिव मरीज इस समय जब आ रहा है, डायग्नोस हो रहा है, तो उसके बाद उसका सेकेंड टेस्ट कितने दिन बाद हो रहा है, सेकेंड और थर्ड टेस्ट? देखिए अब इसमें आईसीएमआर की गाइडलाइन जो है ये परिवर्तित हो रही है समय समय पर। शुरू में 2 नेगेटिव टेस्ट के बाद ही डिस्चार्ज करना पड़ता था और इस कारण जो एवरेज एडमिशन टाइम था वो 14 दिन के आसपास, 14-15 दिन के आसपास हो रहा था। फिर सिंगल नेगेटिव टेस्ट की बात होने लगी कि सिंगल नेगेटिव टेस्ट पे आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो घटकर 8-10 पे आ गया। अभी एक गाइडलाइन जो चर्चा में है, जो मॉडल की तरह, हालांकि आईसीएमआर ने एस्टैब्लिश्ड के रूप में नहीं पर जगह जगह वो यूज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका सिम्टम स्कोर 0 हो जाता है और आप अगर सिम्टम स्कोर कम होने के बाद होम आइसोलेट हो सकते हैं तो शायद रिपीट टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़े। तो इसमें विषय क्या है ये समझिएगा कि 22 मार्च के पहले इंदौर नहीं जानता था कि कोरोना कैसा व्यवहार करता है। जनवरी 26 के पहले भारत भी नहीं जानता था कि कोरोना कैसे व्यवहार करता है और दिसंबर 2019 के पहले पूरा विश्व नहीं जानता था कि इस नाम का कोई वायरस भी होता है। तो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस इनमें नहीं है। जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है वो बदलता जा रहा है। हो सकता है कि हम आज ये बात कहें कि भाई एक टेस्ट कर फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है और रात में ये आ जाए कि अब टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो गाइडलाइंस परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन अब जो डबल टेस्टिंग की 2 नेगेटिव की रिपोर्ट थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल टेस्ट नेगेटिव के रूप में अपन अभी भी उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी अंडर स्क्रूटनी है आईसीएमआर के द्वारा। हमारा काम आईसीएमआर चूंकि देश भर का डाटा कलेक्ट करता है, विश्व के डेटा से उसको कंपेयर करता है, तो अपना काम आईसीएमआर की गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करवाना है और उस पर हमको रिलाई भी करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, लगभग हम लोग रोज 3-4-5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स से बात भी करते हैं। उनको कुछ योगा शोज और ऐसी चीजें भेजकर उनका मोरल बूस्ट करने की बात भी करते हैं और उनको एक
जब आपका संपर्क होता है तो हम उन्हें आत्मिक दिलासा दिलाने की भी कोशिश करते हैं। टेस्ट करवाने गया, कोई सिम्टम्स नहीं, टेस्ट करवाने गया, पॉजिटिव निकला। अब वो क्वारंटाइन सेंटर पर एक रूम के अंदर व्यवस्थाओं के तहत वहाँ रुका हुआ है। 8 से 10 दिन हो गए हैं, अभी सेकंड टेस्ट नहीं हुआ है और कोई परेशानी सांस लेने से लेकर बुखार से लेकर सर्दी खांसी कुछ नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को और कितने दिन रखना होता है? अब ये जो आइसोलेशन प्रोटोकॉल है, अभी अपना आइसोलेशन प्रोटोकॉल एक पॉजिटिव के बाद इनिशियल जो था वो 14 दिन का प्रोटोकॉल था। यहाँ तक कि टेस्ट नेगेटिव भी जब हो जाता था किसी पॉजिटिव पेशेंट का तो शुरू में उसको कहा जाता था कि आप अपने घर पे फिर भी 14 दिन आइसोलेटेड रखिए। एक बड़ी स्टडी आईसीएमआर ने अभी कुछ दिन पहले और अन्य विश्व की एजेंसियों ने अंडरटेक करी है, वो वायरल लोड की स्टडी है। सरल करके मैं समझाऊं तो वो ये नापते हैं कि अगर आप संक्रमित हो गए तो आपका जो वायरस का लोड है, मतलब आपके पास जो वायरस की मात्रा है जो आप दे सकते हैं, वो किस गति से थमती है। मुझे जैसा अंदाज है शायद 10 से 12 जून के आसपास उस पूरी मेटा एनालिसिस की रिपोर्ट आनी चाहिए, तो फिर अपने को इसमें गाइडलाइंस स्पष्ट हो सकेंगे। पॉजिटिव पेशेंट को चूंकि नेगेटिव टेस्ट के लिए उपयोग करते हैं, और मैं फिर बहुत विनम्रता से कहूंगा टेस्टिंग कैपेसिटी भी कोरोना का टेस्ट करना हीमोग्लोबिन की मशीन जैसा नहीं था जो कि हर छोटी बड़ी लैब पर उपलब्ध थी। टेस्टिंग की मशीन ही नहीं थी। जब मशीन आई तो किट ही नहीं थी, और मशीन आई और किट आई क्योंकि भाई कोरोना ही नहीं था उसके पहले, तो आप उस किस चीज की तैयारी करके रखते हैं, ऐसा अंदाजे में किसकी किट और किसकी मशीन लाकर रखी जा सकती। टेस्टिंग कैपेसिटी वहां से बढ़कर 30-40 टेस्ट प्रतिदिन से बढ़कर अब 1200 टेस्ट के आसपास प्रतिदिन तक पहुंची है। तो टेस्टिंग के भी लिमिटेशन है, किसी दिन कहीं से सैंपल ज्यादा आते हैं। एक नया एरिया, जैसे बीच का एक दौर था जब वो रुस्तम के बगीचे के आसपास के एरिया से बल्क में सैंपल्स आ रहे थे, तो आपको वहां कम्युनिटी स्क्रीनिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ये शहर के कंट्रोल के लिए व्यक्तिगत समस्याएं हो रही होंगी, दुख है। मैं आशा करता हूं कि शायद ये समस्याएं जितनी पहले थी उतनी अब नहीं है, उससे मात्रा में बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी ऐसे समय निर्णय लेने में हमेशा जो जनरल गुड है, जो समाज का हित है, वो व्यक्तिगत हित से ऊपर रहेगा, इतना हम सभी समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को समाप्त करें, उसके पहले जो लॉकडाउन 1 है और इस 2 दिनों को आपने एनालिसिस शो के शुरू में भी किया, अंत में भी उस एनालिसिस को इन सभी लोगों को ज़रूर बता दीजिए, ताकि वे गाइडलाइन को फ़ॉलो करें और निश्चित तौर पर हम फिर अपनी रफ्तार से ज़िंदगी जीने में कामयाब। तो सभी को संदेश एक ही है, ये जो अनलॉक 1 है, ये अनलॉक 1 भी आपने देखा होगा कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा गया है, और मुझे ये कहने में कतई ग्लानि नहीं है किसी तरीके की, और किसी प्रकार की शर्म नहीं है कि सही में बहुत एक भय के वातावरण में, एक डर के वातावरण में हम भी इस 1.0 को अनवील कर रहे हैं। नहीं चाहते हम कि वो 15 अप्रैल के आसपास जैसी स्थिति इंदौर में हो गई थी। आप सबको उस दिन को शायद याद करना चाहिए, उसके आसपास के दिनों को और उस मानसिकता को। 15 अप्रैल के आसपास जैसी स्थिति हो गई थी, 90-95% अस्पताल भरे हुए थे, 96-97% आईसीयू भरे हुए थे, डेथ की संख्या, रोज का आंकड़ा जो है भर्ती जितना डेथ का आंकड़ा था। हम नहीं चाहते कि उस स्थिति में हम किसी भी स्थिति में वापस लौटें। सामाजिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, लोगों के सामान्य जीवन यापन के लिए और शहर को सामान्य करने की दिशा में, इसके बीच ही रहते हुए, वायरस के बीच ही रहते हुए आपको अनलॉक 1 भी लाना पड़ेगा और इससे आगे बढ़कर कंप्लीट अनलॉकिंग पर भी जाना पड़ेगा। लेकिन इस सब में आवश्यक है कि जब तक हम कोरोना से पूरी तरह निजात नहीं पा पाते, हमें जिन चीजों से, जिनसे जो हमसे अपेक्षा है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क का पहनना, ऐसा मास्क जो मुंह और नाक दोनों को ढक कर हम पहने हुए हों, और हाथ का सैनिटाइजेशन, जितनी बार हम हाथ को साफ कर सकें, चाहे सैनिटाइजर से चाहे साबुन और पानी से, इसका हम पालन करें। हम अगर सिर्फ ये विचार कर कर बाहर निकलेंगे, इस अनलॉक प्लान में शहर में बाहर आएंगे कि कोरोना है, मुझे संक्रमित होने का खतरा है और मैं अपने आप को उससे बचाऊंगा और दूसरे को भी उससे बचाऊंगा, तो शायद ये शहर उस अनलॉक प्लान में भी वही मिसाल कायम करेगा जो इसने आज तक सभी चीजों में करी है, चाहे स्वच्छता हो या चाहे अब कोरोना कंट्रोल। बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा जानकारियां दी है। निश्चित तौर पर लोगों को इन सब जानकारियों, इन सब सूचनाओं से फायदा होगा। बहरहाल अनलॉक 1 में अगर आप बाहर घूम रहे हैं, बिना काम से बाहर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा आपके साथ शहर को भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये थे डॉक्टर निशांत खरे, जो इंदौर शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसके सदस्य हैं, और बहुत ही ऐसी जानकारियां इन्होंने आपको दी है जिसके माध्यम से आप अपना बचाव कर सकते हैं
और आगे भी इन सब जानकारियों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।